हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग अपना जो क्लास 10th में केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका एक लेक्चर आपका आयनिक बॉन्डिंग में फर्स्ट पार्ट जो था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। यार उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यार लास्ट क्लास हमने सिंपल देखा था कि रेडॉक्स रिएक्शन का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है आपका आयनिक बॉन्डिंग में, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, आयंस बनाते हैं। और ये लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में इट मींस अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में हमने सिंपल पढ़ लिया था कि रेडॉक्स कैसे हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रेडॉक्स का सिंपल यार मतलब क्या होता है पता है ना, कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेड आपका जो रेड आया है रेडॉक्स से आया है, आपका रिडक्शन से आया है, और जो ऑक्स है वो ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में अगर साइमल्टेनियसली हो रही है तो हम बोलते हैं वो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और ये भी सिंपल बात पता होनी चाहिए, अगर कहीं भी अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो श्योर सी बात वहां पे कोई ना कोई रिड्यूस भी हो रहा होगा, उसका रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ में होते हैं, ऐसा नहीं कि अकेला ऑक्सीडेशन हो जाएगा या अकेला रिडक्शन हो जाएगा। उसका सिंपल सा मतलब यार ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो कोई ना कोई उसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद में वो हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आप सिंपल याद जानो कि अगर किसी का रिडक्शन होगा तो उसको वहां पे कोई दूसरी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी चलेगा, ठीक है। और ऐसे बोलते हैं उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन। कितना क्लियर है? हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बात किया था रेडॉक्स कैसे Na+ बना था, तो हम बोलते हैं कि आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। हमने बात की थी ना ऑयल रिक की बात की थी हमने सिंपल कि ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने बात की थी। तो देखो अब आपको सिंपल क्वेश्चंस कुछ पूछे आते हैं, मान लीजिए कोई रेडॉक्स रिएक्शन बता दी जाए, ठीक है। आप उसको आपने सिंपल जो रिएक्शन बताई जाएगी तो उसको आपको बताना है रिएक्शन में कि कौन सी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। आपको दोनों हाफ रिएक्शंस को सेपरेट करना होता है अलग अलग, ठीक है। दोनों हाफ रिएक्शन मतलब मीनिंग समझ रहे हो ना, ऑक्सीडेशन वो भी एक हाफ रिएक्शन है और रिडक्शन वो भी एक हाफ रिएक्शन, दोनों कंबाइन करते हैं तब प्रॉपर एक रिएक्शन बनती है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको सिंपल इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, कि कौन सी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मान लीजिए जिंक है, जिंक से आप सब लोग जानते हो जिंक क्या होता है, मेटल होता है। जिंक से आप सिंपल मान लीजिए जिंक में जिंक को ऐड कर रहे हो आप सिंपल किसी कॉपर +2 वाले सॉल्यूशन में, ठीक है। कॉपर +2 समझते हो, कॉपर का एक आयन होता है +2 में, मान लीजिए वही कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 बन जाता है जिसमें Cu2+ और SO4 ये सब आयंस आप पढ़ के आए हो पहले से, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए कॉपर 2+ के किसी भी सॉल्यूशन में हम ऐड कर रहे हैं जिंक को, उससे होता क्या है कि सिंपल कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक का 2+ का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा, कॉपर निकल जाएगा। इतना क्लियर है? अब आप इसमें बोल रहे हैं बताओ सिंपल आपको डिफरेंशिएट करना है कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके लिए सिंपल करना क्या है, आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बोलो ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो क्या होता है, रिडक्शन। और मैंने पहले ही बोला सिंपल कि अगर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उस पे प्लस चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतने का प्लस चार्ज आएगा। और किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन उसमें गेन हो रहे हैं तो आप बोलेंगे जितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतने का माइनस चार्ज आएगा, ठीक है ना। ऐसे आयंस बनते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से बोलो क्या, देखो जिंक, यहाँ पे जिंक का बोलो कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। जिंक से बोलो क्या बन गया, जिंक 2+, यानी कि जिंक से 0 चार्ज था जिंक में, अभी 2+ का चार्ज है। इसका मतलब क्या, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। तो बताओ जैसे हमने Na से Na+ किया था, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, ठीक है। वैसे हम लिखेंगे यहाँ बोलो क्या, जिंक से बन रहा है एक्चुअली जिंक 2+, जिंक से बना जिंक 2+। अगर 2+ मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन में लॉस करेंगे मतलब सिंपल इसका देखो ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो हमको राइट साइड प्लस के रूप में ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। तो जिंक से जिंक 2+ बन गया +2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बोलो ऑक्सीडेशन। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए कॉपर को, देखिए कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर में 2+ यहाँ पे 0 है, किसी के पास 2+ का चार्ज है, ठीक है, 2+ का चार्ज है और अभी 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, क्यों आपको पता है ना, 2+ है अभी 0 मतलब 2- इसमें ऐड हुआ है, 2+, 2- कितना 0 आएगा ना, नेट चार्ज 0 आ गया। 2+, 2- नेट चार्ज कितना आ गया, बोलो 0। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। आपको पता है सिंपल ये कैटायन बनाएगा तो दूसरा वाला गेन करके एनायन बनाता है, सिंपल एनायन जिसे बॉन्डिंग बनाता है आयनिक बॉन्डिंग में, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे एनायन तो नहीं बनेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बोलो क्या करेगा, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए
और बन गया कॉपर का न्यूट्रल, सिंपल है Cu जीरो स्टेट में बन गया, ठीक है। अब बोलो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग याद है RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक आपको क्या बोलो रिडक्शन हो गया। तो आपको सिंपल ऐसे इनको बोलते हैं हाफ रिएक्शंस, ये है ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन। आपको ऐसे सिंपल डिफरेंशिएट करना है हाफ रिएक्शन में कि कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन से रिडक्शन रिएक्शन है। और मैंने आपसे पहले बताया है कि आपको अगर दोनों कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए बाय मैथमेटिक्स जैसे हम करते हैं, मैथ्स क्या करते हैं कि जो भी हमारा एलएचएस में इक्वल चीजें होती हैं उनको हम राइट साइड वाले का आंसर आउट कर देते हैं, ठीक है। देखो दो इलेक्ट्रॉन, आपसे पहले बोला ना रेडॉक्स में, देखो यहाँ पे अल्टीमेटली कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, हमको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। आराम से समझना है इस बात को। देखो एलएचएस में हमने बात की थी कि आप जितना भी एलएचएस में है, जितनी भी रिएक्शंस आपके दो हाफ रिएक्शन है, एलएचएस में ये है और ये भी एलएचएस में, दोनों को ऐड करो, एलएचएस एक साइड रहेगा और दोनों को ऐड करो, आरएचएस एक साइड रहेगा, ठीक है। जो भी कॉमन मिल जाए आप उसको कैंसिल आउट कर दो। देखो दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो इलेक्ट्रॉन उधर है, राइट साइड, दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे, अल्टीमेटली जो रिएक्शन आएगी देखो जिंक है और कौन बोलो Cu2+ है। चलो मैं इसको भी लिख देता हूं, बाद में कैंसिल आउट करेंगे हम लोग। दो इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा हो गया एलएचएस का मामला, आपने इसको किया, एरो बनाया सिंपल, ये लाइक इक्वल इन योर मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बोलो क्या हो गया, ये जिंक 2+ और है क्या इधर 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन दिस कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दो, इक्वल है। अब बोलो अल्टीमेटली वही रिएक्शन बनेगी जो आपको ऊपर दिख रही है, जिंक Cu2+ से बोलो क्या बन गया, जिंक 2+ Cu। तो आप ऐसे सिंपल हाफ रिएक्शन में डिवाइड करना सीख लो। आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल्स, आप सिंपल बता दोगे ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है साइमल्टेनियसली। बट आपको यहां पे जो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में पढ़ना है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, इतना क्लियर हो गया है। एंड सेकंड थिंग देखो यहाँ पे आपको वैसे प्रॉपर क्या होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वो पता है ना, आपने सिंपल लास्ट क्लास में पढ़ रखा है कि मान लीजिए किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। या किसी एलिमेंट में मान लो H का एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो हम बोलते हैं क्या होता है, वो रिडक्शन होता है। इसके रिवर्स कर दो आप, तो O का रिमूवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और H का रिमूवल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये सब आप बेसिक डेफिनेशन पढ़ के आए हो अभी, बट आपको जो रेडॉक्स में आप पढ़ना है थोड़ा सा, वो आयनिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट जो होता है उसको पढ़ना है, आई मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में क्या होता है रेडॉक्स। तो यार ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको याद रखना है। हाफ रिएक्शन आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, ये आपको कंप्लीट नेट रिएक्शन मिल जाएगी। तो आपको ऐसे बोलेगा कि आप सिंपल ये रिएक्शन दी है, आप बताओ इसमें कौन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन है रिडक्शन रिएक्शन, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, आपसे बोलेगा कि बताओ इसमें कौन है रिड्यूसिंग एजेंट और कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताना है सिंपल कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखो मैं आपसे बोलूं जिंक का, बोलो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक का जिंक 2+ मतलब क्या हो रहा है, बोलो ऑक्सीडेशन, और Cu2+ से Cu बन रहा है, क्या हो रहा है, बोलो रिडक्शन। ये हो रहा है नहीं हो रहा बताओ। और अगर ये हो रहा है तो इसको थोड़ा आराम से समझना कि यहाँ पे एक्चुअली जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का क्या होता है, बोलो ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली वहां पे, ये कौन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, बोलो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उस सब्सटेंस को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा, इसका जो रिडक्शन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे क्या, बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा ऐसा हम क्यों बोलते हैं, सिंपल सुन लो यहाँ पे, देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी ने किया होगा, दूसरे ने, क्यों, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो किसने किया है, इसने, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो किसी को ऑक्सीडाइज करे, और अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो तो हो गई ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, तो अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को तो ये खुद क्या होगा, बोलो रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद में क्या होगा, बोलो रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीडाइज करेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है जिंक को, तो सिंपल आपसे बात, इसको अपोजिट में याद रखना, जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होगा रिडक्शन उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। सिंपल सी बात समझ आ गई, बोलो। जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए आपसे मैं सिंपल और कुछ क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। आपको यहाँ बताना है सिंपल कि रेडॉक्स के दोनों हाफ रिएक्शंस को आप अलग करो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, और देन आप बताओ कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए और कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये है जिंक में, जिंक को सिंपल ऐड किया गया Pb+2 के सिंपल लेड का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें ऐड किया गया। यहाँ पे बनता है जिंक 2+ और Pb, ये Pb को भी डिस्प्लेस कर देता है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है ना। आपको वो जो रिएक्टिविटी सीरीज थी वो बता दिया गया अच्छे से, रिएक्टिविटी सीरीज आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जो भी मेटल ऊपर होता है उसका रिएक्टिविटी ऑब्वियस बात ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेगा नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, आपको पता है जिंक क्या है, लेड से ऊपर है, ठीक है ना। तो जिंक ऊपर है तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है लेड से, तो वो लेड को डिस्प्लेस कर सकता है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपको उससे ये हेल्प मिलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इसमें देखो जैसे हमने बात की अभी कॉपर सल्फेट वाले की, तो जिंक को हम जब डालते हैं कॉपर सल्फेट में तो उसका कलर क्या गायब हो जाता है, ठीक है ना। उसका रीजन सिंपल है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और वहां पे जिंक सल्फेट बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है कॉपर से। तो यार यहाँ पर तो यार सिंपल देखो यार, जिंक 0 में था, 0 से क्या हो गया है 2+। अगर किसी में प्लस चार्ज बढ़ रहा है, याद रखना बात को, किसी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। अभी 0 था +2 हो गया, तो प्लस चार्ज इंक्रीज किया मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन। क्यों? उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे तभी तो प्लस चार्ज बढ़ेगा ना, और इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो बहुत सिंपल सा है, मतलब आपको रिएक्शन देख के तुरंत आपको बताना है कौन है ऑक्सीडेशन कौन है रिडक्शन रिएक्शन। जहां पे जिस सब्सटेंस का प्लस चार्ज इंक्रीज करेगा हम बोलेंगे इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, वो हाफ रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिंक 0 में था, 0 से 2+ हो गया, आपको कुछ लेने का नीड नहीं है, क्या हो गया बोलो ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे 2+ में है, 0 में चला गया, जहां प्लस चार्ज कम होगा, समझ रहे हो ना, जहां प्लस चार्ज डिक्रीज करेगा हम बोलेंगे क्या हो गया उसका रिडक्शन हो गया। क्यों? प्लस चार्ज कम क्यों होगा? जब माइनस उसमें ऐड होगा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोलो रिडक्शन होता है, ठीक है। आराम से इसको समझना। तो ये हो गया इसका बोलो क्या रिडक्शन। आप ऐसे रिएक्शन बता सकते हो, ये है ऑक्सीडेशन ये है रिडक्शन, क्लियर है। अगर आप समझ दोनों हाफ रिएक्शन को लिखने के बोलो सिंबल आप लिख लोगे, बोलो कैसे, जिंक से जिंक 2+ बना, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। Pb2+ क्या करेगा बोलो, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन मतलब उसने इससे रिएक्शन किया है तो आपको लेफ्ट साइड लिखना है, और ये बन जाएगा बोलो क्या Pb बन जाएगा। ये हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चलिए ये क्लियर हो गया, आ रही बात समझ बोलो। अब बताओ यहाँ पे आपको बोला जाए कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप क्या करोगे बोलो, जिस सब्सटेंस का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका हो रहा है रिडक्शन उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां बोलो जिंक क्या है, जिंक कहलाएगा आपका क्या बोलो रिड्यूसिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब लेड का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई है, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो आपको सिंपल डिफरेंशिएट करना है रिएक्शन में कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है, कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो आप सिंपल उसको बता लो यार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मान लीजिए Cu+ है, Cu+ से Cu एक बार 0 में जा रहा है और एक बार Cu2+ में जा रहा है, ठीक है। इसके दो मोल होंगे यहाँ पे ऑब्वियसली बात है। चलिए अब इससे आपको बोला जाए बताओ अच्छा कौन है ऑक्सीडेशन कौन है रिडक्शन, तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस चार्ज इंक्रीज करेगा हम बोलेंगे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे प्लस चार्ज कम होगा डिक्रीज करेगा हम बोलेंगे रिडक्शन। अब इसको देखो मैं हाफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, देखो Cu+ के 2 हैं तो अब दोनों का कुछ होगा, Cu+ से बोलो क्या बनेगा Cu, अगर Cu+ से Cu बन रहा है इसका मतलब क्या बोलो प्लस से 0 हो गया, चार्ज कम हुआ है, प्लस चार्ज ना क्या होगा बोलो उसका रिडक्शन। क्यों? इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज गेन करके इसने अपने प्लस चार्ज को कम किया है, ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। अब Cu+ से ही बोलो क्या बन रहा है आपका Cu2+ बन रहा है,
तो अगर Cu प्लस से Cu2 प्लस बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज बढ़ गया है, प्लस चार्ज बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किए होंगे, क्या हो गया बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों अगर हो रहा है किसी रिएक्शन में, हम बोलेंगे कि क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलो, ये रेडॉक्स रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा आपको सिंपल बोला जाए इसमें क्या बताओ कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात देखो, Cu प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और Cu प्लस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Cu प्लस जो है वो दोनों एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, खुद भी क्या हो रहा है बोलो, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्या रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आई थिंक आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी साफ। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट था आपके लिए। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। प्लस चार्ज इंक्रीज कर ले हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन है, माइनस प्लस चार्ज कम होगा हम बोलेंगे रिडक्शन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में यहाँ पे डॉक्स पढ़नी है। ठीक है, ओके ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट ऐसे हम लोग फंडा पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है, उसके इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, देन रिडॉक्स रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व होती है आयनिक बॉन्डिंग में। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है, क्या क्या कंडीशंस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत बेसिक सा कि व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इजीली कैसे बनेगा, अच्छा कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा मतलब क्या, वही आपका आयनिक कंपाउंड अच्छा होगा, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंडीशन फॉर द या फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्लीज नेक्स्ट आपका हेडिंग यही आपको लिखना है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन बात कर रहा हूं मैं। हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन इज योर लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी। आराम से इसको समझना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले बोल चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, आपने देखो लो आयनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट कंडीशन है अच्छे बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। तो लो हाई क्यों है, ये तो हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो फर्स्ट चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में। आप बोलते हो ना किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन, ये सिंपल और भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट हम लोग 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं तो रिमूव करने में क्या एनर्जी देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं उन्हीं का आना जाना होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्लस चार्ज आपका, इट मींस न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से उन इलेक्ट्रॉन से क्या होता है बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड है तो ऐसे अपने आप तो नहीं चला जाएगा ना वहां से, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी गैसेस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी। आप पढ़ के आ चुके हो, ये एनर्जी यहाँ पे हमको देना पड़ रहा है, ये हम बोलते हैं एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है ना, एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी ये इसमें आपको एनर्जी देना पड़ रहा है, तब प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए इसको आप समझिए। ठीक है, अच्छा बोलो यहाँ पे ये लो आयनाइजेशन क्यों बोल रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऐसा नहीं अपने आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ठीक है, कोई मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, अब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है बोलो, कैटायन। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, Na गैसियस फेज में है और वो उसने क्या किया, Na+ बना है गैसियस आयंस और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया जिसको क्लोरीन ले लेगा जब NaCl बनता है, हमने एग्जांपल बात की थी। ठीक है, अब देखो Na से Na+ बन गया, तो यहाँ पे हमको आयनिक बॉन्ड बनाना है और इजीली आयनिक बॉन्ड बनने का, अच्छा आयनिक बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि जितना इजीली कैटायन बन जाए और आपका एनायन बन जाए, तो जितनी जल्दी कैटायन एनायन बन जाएगा उतनी हम बोलेंगे अच्छा सा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैटायन और एनायन के बीच में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो क्या इतना इजीली कैटायन कैसे बनेगा, इससे जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, अरे Na के पास तो 281 है, अभी स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन का 287 है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे कहानी चलती है आपका आयनिक बॉन्डिंग में, ये सब बात कर चुके हैं हम। ठीक है, तो अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इतनी जल्दी, हम बोलेंगे उतना ही इजीली से क्या हो गया बोलो, कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। और इतना इजीली कैटायन बनेगा, हम बोलेंगे अच्छी बात है ना, जितना इजीली कैटायन बनेगा और जितना इजीली एनायन बन जाएगा। जहां बन गए दोनों तो बस वो लोग क्या हो जाएंगे, सिंपल एक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं और हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बन गया है।
ठीक है ना। चलिए तो देखो यार, सोडियम से सोडियम प्लस बनना जितना इजी होगा हम बोलेंगे उतना अच्छा है आयनिक बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो ये इजी कब होगा, जब सोडियम से वो इलेक्ट्रॉन जो देना है क्लोरीन को वो उसका निकलना इजी होगा। तो निकलना इजी मतलब क्या, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, बहुत कम हो, लो आयनाइजेशन एनर्जी। जितना कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए क्लोरीन को मिलने, जिससे क्लोरीन भी खुश, सोडियम भी खुश और NaCl बन जाएगा, ठीक है ना। तो जितना ही किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा उतना इजी उसका कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी मेटल का अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा तो उतना इजीली कैटायन फॉर्म होगा, और इतना इजीली कैटायन फॉर्म होगा मतलब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी उतना ही बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत ये पिक्चर क्लियर हो रही है पहली कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा मेटल का क्या होना चाहिए, बोलो लो होना चाहिए। यार देखो, इलेक्ट्रॉन देना है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, नॉन मेटल को गेन करना है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं इजीली तो कैसे बॉन्ड बनेगा, अरे बॉन्ड नहीं बनेगा ना, आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा फिर। तो इलेक्ट्रॉन जितना इजीली निकल जाए मेटल से और जितना इजीली गेन हो जाए नॉन मेटल से, हम बोलेंगे ना बढ़िया सा इससे क्या आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलना मतलब उससे सिंपल एनर्जी उसको थोड़ा सा देना, तुरंत निकल जाए। नहीं बहुत सारी एनर्जी दे रहे हो तब भी निकल नहीं रहा है, बहुत एनर्जी आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं आयनिक बॉन्ड बनने का, ठीक है ना। हम सब काम करते हैं और सिंपल एनर्जी कम लगे, ठीक है, सभी फेवरेबल कंडीशंस हो, तो उसका पहला कंडीशन होगा आपका लो आयनाइजेशन एनर्जी। आई थिंक बहुत ये पिक्चर क्लियर हो गई है, ठीक है। जैसे Na से Na+ बन गया, ऑब्वियस बात है Na क्या होगा, गैसेस फेज में होगा, ठीक है ना। तब उस पे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसको हम बोलेंगे उसका आयनाइजेशन एनर्जी, आप पढ़ चुके हो। अच्छा मान लो जैसे मैग्नीशियम कैसे लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीशियम का खोलना है, तो बोलो मैग्नीशियम तो क्या है, पहले जैसे Na है, Na तो नेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। वो जो मेटल होता है सॉलिड में होता है, तो उसको हम पता है, उसको हम पहले एनर्जी देते हैं और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। आपको शायद ये पता है सिंपल फंडा व्हाट इज सब्लिमेशन, ठीक है। कोई भी सॉलिड फेज में उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना गैस में विदाउट चेंजिंग लिक्विड, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो आप पहले सोडियम को पता है सब्लिमेशन एनर्जी दोगे तब बनाओगे Na गैस, Na गैस से फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वो एनर्जी कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी और Na+ गैसेस बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो NaCl बनता है वो Na+ गैस और Cl- गैस से बनता है, याद रखना बात को, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसके बाद Mg से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर Mg इलेक्ट्रॉन निकालने का फंडा भाई, Mg क्या होता है, मेटल होता है, सॉलिड में होता है, उसको पहले आप इतना एनर्जी दोगे जिससे क्या बनता है, गैस में सब्लाइम हो जाए, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी, तो Mg गैस बन जाएगा। Mg गैस जब बन गया तो Mg गैस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और ऐसा नहीं होता कि इतना एनर्जी दे दिए कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, हम 1 बाय 1 निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले, इसका 282 होता है, हमको 2 निकालना है, पहले इसका 1 निकालेंगे, और जो एनर्जी हम देंगे पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकाले इसको बोलते हैं IE1 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन जाएगा, बोलो 1 निकलेगा तो कितने का प्लस आ जाएगा, Mg+ बन गया ये। बट हमको Mg+ नहीं Mg+2 चाहिए, तो इसको हम Mg+ से फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। Mg+ से हम फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, Mg+ गैस से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो एनर्जी आप उसको दोगे उस टाइम उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यार फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन बहुत सिंपल टर्म्स है। आपसे कोई बोले फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक्चुअली, और जब कोई बोले आपको सेकंड आयनाइजेशन यानी उससे 1 निकल चुका है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, थर्ड मतलब उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। आइए यहाँ पर और Mg+ से Mg+2 बनाना है आपको, तभी स्टेबल होगा, तो Mg2+ बन गया, ये क्या है बोलो गैस, ठीक है। तो इसके हो गया सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अभी मिल गया Mg2+ गैस, ठीक है। तो कैटायन फॉर्मेशन हो गया है, सिंपल सा पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। जिस मेटल का जितना लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ही इजीली उसका कैटायन का फॉर्मेशन होगा, और जितना इजीली कैटायन बने अच्छी बात है, उतना जल्दी क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। चलिए आराम से समझते रहना, ठीक है। ओके, सेकंड कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्या होती है सेकंड कंडीशन फॉर द इजीली फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। चलो होता क्या है कि आप यहाँ पर सेकंड कंडीशन इसको बोलते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है, अच्छा हमने पहले बात कर ली कैटायन का इजीली फॉर्मेशन कैसे होगा, जब उस मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा। अच्छा विनायन का इजीली फॉर्मेशन भी होना जरूरी है, तो एनायन इजीली कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है।
अच्छा बताओ एनायन इजीली कैसे बनेगा, उसके लिए हम बोलते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हाई लो कैसे हो तो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। बताओ क्या होती है, कोई भी गैसेस फेज में आइसोलेटेड गैसेस एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ठीक है। ऐड करना मतलब क्या, उसको स्टेबल करने के लिए सब कर रहे हैं, पूरा खेल यहाँ पे स्टेबिलिटी का हो रहा है, पहले बात कर चुके हैं, ठीक है ना। मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास 287 है, उसको 288 करना है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो उनको देना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा या ऐड करना एक ही बात है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में ऐड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, बोलो उसका आयन क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इस फंडे को, फिनोमेना को। और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ऐसे हो क्या रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो जाएगा, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्लोरीन में, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इससे क्या स्टेबल हो जाएगा। और कोई भी सिस्टम अगर अनस्टेबल से स्टेबल की ओर जा रहा है तो समझ लेना हमेशा उसमें क्या होगी, एनर्जी निकलेगी। एनर्जी उसमें क्या होगी, इवॉल्व होगी, निकलेगी एनर्जी निकलेगी तभी तो स्टेबल होगा। क्यों, एनर्जी निकल जाएगी तो उस सिस्टम की अभी की एनर्जी क्या कम बचेगी, और जितना कम एनर्जी उतना सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। आपसे पहले बात कर चुका मैं कि यहाँ पे पूरा फंडा एनर्जी का होता है, लेस द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, डोंट फॉरगेट दिस स्लोगन, ठीक है। लेस द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। तो अगर Cl अभी स्टेबल नहीं था, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तब स्टेबल हो गया है, तो अनस्टेबल से स्टेबल की ओर आ रहे हैं, तो हम समझ लेना इसमें हमेशा क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप बोलते हो ना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है पहली फर्स्ट मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले, वही बात जैसे हमने बोला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो वैसे ही होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप फैमिलियर हो अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फंडे बोलते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेने का एफिनिटी कितना वो अट्रैक्ट उसको इलेक्ट्रॉन को लेगा इतना इजीली, ठीक है। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही उसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगा, ठीक है। हम उसको जो एनर्जी होती है निकलती है उसको बोलते हैं उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन किया उसमें जो एनर्जी निकली उसका एंथैल्पी। अच्छा एंथैल्पी यहाँ पे आपने टर्म पढ़ा था, आपको पता होगा एंथैल्पी क्या होती है, सिंपल, ठीक है। सिंपल जो आपको एंथैल्पी डिटेल में क्या होती है आप 11th में पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपके लिए एंथैल्पी का मतलब सिंपल ये है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आपको सिंपल उसमें एनर्जी निकली, तो एनर्जी अगर निकल रही है तो उसका एंथैल्पी जो चेंज होता है हम बोलते हैं डेल्टा एच, ठीक है। इसको समझ लेना नाम से, डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी चेंज होता है। अगर एनर्जी निकल रही है, जैसे मान लो हम बोलेंगे 200 किलो जूल एनर्जी निकली, तो अगर एनर्जी निकल रही है तो उसका एंथैल्पी चेंज होता है माइनस में, हम बोलेंगे माइनस 200 किलो जूल ये है अगर पर मोल है, ठीक है, पर मोल। तो एंथैल्पी चेंज अगर माइनस में है इसका मतलब समझ लेना कि उसमें सिस्टम में जो भी कुछ हुआ है उसके बाद एनर्जी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, एनर्जी निकली है, सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर गया है, ठीक है। और मान लीजिए किसी सिस्टम में एनर्जी मान लो कि क्या हो रही है, लग रही है, एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, अगर एनर्जी देना पड़ रहा है तो बोले डेल्टा एच बोलो क्या है, बोलो वो उसका पॉजिटिव होगा। मान मैं बोलूं कि कोई सोडियम को हम देंगे कुछ एनर्जी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सोडियम की एनर्जी देंगे तो उसका एनर्जी जो एंथैल्पी चेंज आएगा, उसका एंथैल्पी चेंज आएगा, जो प्रोसेस का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए कि 300 देना पड़ रहा है या अप्रॉक्स 150 के आसपास देना पड़ रहा है, मान लीजिए, ठीक है, 150 किलो जूल पर मोल। तो अगर 150 देना पड़ रहा है मतलब उसका एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो आपको जो टर्म पढ़ा था ना आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यही होता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है, ठीक है ना। तो उसका एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। आप बोलते हो अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है इसका मतलब वो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। और एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव है, एंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, उतना आप एनर्जी दे रहे हो तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। ये बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है फर्स्ट वाली वो मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव होती है एंथैल्पी, क्यों, मतलब उसमें उतना एनर्जी निकलेगा। ऐसे आप समझो एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट वाला या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो -500 है। इसका मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक लिया है तो -500 मतलब क्या, 500 किलो जूल की एनर्जी निकली है, ठीक है ना। ये मतलब हुआ माइनस का एंथैल्पी का। ये बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को ले लेगा मतलब वो एनायन बॉन्ड बना लेगा, और एनायन जितना जल्दी बनेगा मतलब हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा। अभी हम सब पढ़ रहे हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उतना जल्दी उसका एनायन बनेगा, वो अच्छी बात है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी बहुत हाई होनी चाहिए। जितना हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा।
इसका मतलब सिंपल, उतना ही ज्यादा एनर्जी वहां पे निकलेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा हम बोलेंगे उतना सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, उतना इजीली एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो आप सिंपल दो लाइन में इसको लिख सकते हो कि जितना हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एनायन, देन आई मीन दैट नॉन मेटल, देन देयर विल बी द, क्या बोलूंगा, देयर विल बी द इजीली फॉर्मेशन ऑफ द क्या, एनायन, ठीक है ना। तो जितना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा नॉन मेटल का, उतना ही इजीली एनायन बनेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात। जैसे बोलूं मैं सिंपल, अच्छा मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट वाला नेगेटिव होता है, मतलब एनर्जी निकलती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इसलिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपका नोबल गैस है, नोबल गैस का तो ऑक्टेट और अपना जो ड्यूप्लेट कंप्लीट है उनको तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए ना स्टेबल होने के लिए, तो आप उसमें जब ऐड करोगे एनर्जी नहीं निकलेगी, क्यों, उनका मन ही नहीं है, उनका एफिनिटी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने का, तो वहां पे एनर्जी निकलती नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप जो मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, फर्स्ट वाली नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए, तो आपका देखो यहाँ पे, तो ये फंडा हो गया। मान लीजिए कोई नॉन मेटल है, मैं सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपको पता है कि गैसियस फेज में होना चाहिए, वो आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ना, उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन पता है, क्लोरीन का गैसेस फेज में आइसोलेटेड गैसेस एटम, ये आइसोलेटेड गैस एटम है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब बोलो क्या बन जाएगा, Cl माइनस, एनायन बन जाएगा, Cl माइनस, ठीक है, तब बनेगा एनायन। ये बन गया Cl माइनस गैस। हमको एक्चुअली जो बॉन्डिंग करनी है आयनिक बॉन्डिंग में, यानी बॉन्डिंग बिटवीन द आयंस, कटायन एंड एनायन, तो कटायन भी गैसेस फेज में होना चाहिए, एनायन भी गैसेस फेज में होना चाहिए, तब बनती है आयनिक बॉन्डिंग, तब बनता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। चलो, तो Cl गैस से बन क्या हो गया, Cl माइनस गैस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी निकलेगी, उसी को बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, यानी उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो उतना इजीली फॉर्मेशन होगा एनायन का। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि Cl अकेला कैसे गैस में आ गया, तो आपको पता है ना Cl अकेला नहीं होता, Cl क्या होता है, जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन गैस के रूप में एग्जिस्ट करती है नेचर में, Cl2। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे, जो आपको मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊंगा Cl के बीच में ऐसे बॉन्डिंग होती है, मतलब बॉन्डिंग समझते हो ना, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, आप मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो यहाँ पे देखो हम इसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देके हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो Cl अलग Cl अलग, तो दोनों एटम्स में अलग अलग हो जाता है। अभी मॉलिक्यूल है, इसमें हम इसको बोलते हैं एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी, या क्या बोलते हैं, बोलो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग मतलब जो एनर्जी आप दो और उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, या बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं सिंपल, ठीक है। जिसका हम बॉन्ड एनर्जी मानते हैं, इसको बाइंडिंग एनर्जी दिए, तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो 2 क्लोरीन गैस एटम्स में कन्वर्ट हो गया। अब बस जो 2 कन्वर्ट हो गया है, तो एक Cl को हमको लेना है, Cl एक ले लेंगे और उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, बन जाएगा Cl माइनस गैस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो आपने अगर इसको, हमें बोल रहा हूँ जो एनर्जी होती है वो पर मोल होती है, तो 1 मोल क्लोरीन गैस का एनर्जी का होगा बाइंडिंग एनर्जी, कि मान लो Cl के बीच में जो भी फोर्स होगा उसको ब्रेक करने को आप एनर्जी दोगे, Cl अलग, तो उसको उससे आपको 2 मिल जाएंगे, बट आपको चाहिए 1, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी उसका हाफ दे दो, जब इसका हाफ दोगे तो 1 मिल जाएगा। मान लो 100 जूल एनर्जी लग रही थी Cl के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 100 जूल लग रहा है मान लीजिए एग्जांपल तौर पे, तो 100 ना दो, आप 50 दे दो, तो क्या होगा कि आपका हाफ मोल मिलेंगे, ठीक है। 1 मोल से क्या 2 मोल मिल रहे थे, 1 मोल Cl2 से 2 मोल Cl मिल रहे थे। अगर मोल समझते हो आप लोग अच्छे से पढ़ के आओ, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको 9th में, ये जो नंबर्स लिखे होते हैं साइड में, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे वो शो कर रहे हैं, ठीक है। आप मोल कंसेप्ट प्लस चैप्टर पढ़ोगे तब और जानोगे अच्छे से इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 मोल का एनर्जी अगर दोगे तो क्या होगा, 2 मोल Cl मिल जाएगा, तो आप हाफ मोल दे दो, तो हाफ मोल एनर्जी दोगे तो क्या होगा, वो आपको वहां पे 1 ही मोल मिलेगा, और 1 मोल का आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अल्टीमेटली मैं बोलना चाहता हूं कि अगर किसी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो उतना इजीली फॉर्मेशन होगा एनायन का, जितना एनायन का इजीली फॉर्मेशन मतलब वो आयनिक बॉन्ड इजीली बनेगा, आयनिक कंपाउंड स्टेबल बनेगा, ठीक है। चलिए, तो सेकंड कंडीशन हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में एनायंस के लिए, आई मीन आपके नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड कंडीशन होता है एक्चुअली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये क्या है? अच्छा, EN डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? EN समझते हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात कर रहा हूँ, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मान लीजिए कोई जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर दो होते हैं, एक इसका तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, पेयर तो एक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उस पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अट्रैक्ट करेगा ज्यादा, उसके पास पार्शियल चार्ज आते हैं माइनस का, उसका दूसरे के पास पार्शियल प्लस चार्ज आते हैं। उसकी मैं बात करूंगा आराम से जब पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, मैं वो बात करूंगा। बट आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो आपको पता है, ठीक है ना। आपको ये पता है, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है पीरियोडिक टेबल में, तो आप किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हो, टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, वो डिक्रीज करती है। और किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, बोलो, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, उतना ही इजीली आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा और स्टेबल बनेगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, हमने बात की थी ना कि सिंपल आप यहाँ पे जो आपका जो आयनिक बॉन्डिंग होती है कैसे बनता है, वो 2 आयंस के बीच में, यानी कि आपको जो एक है एलिमेंट, वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमने बात की थी 2 डिफरेंट नेचर के होने चाहिए आपके जो एटम्स हैं। तो एक एटम क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक एटम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या है, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो आपके जो ये मेटल्स हैं सबसे अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करे। अच्छा देखो, ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिर क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ते आते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या होता है, ऐसे आने में डिक्रीज करता है। बट इसी ग्रुप में बात करूं पर्टिकुलर, तो नीचे आने में क्या होगा, बोलो, साइज इनका बढ़ेगा। आपको पता है ना, किसी भी ग्रुप में जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है, सेल्स इंक्रीज करती है मतलब साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब क्या है कि जो प्लस आपका आई मीन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इनके बीच में क्या होगा, बोलो, डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब क्या, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जितना कम अट्रैक्शन होगा उतना ही हम थोड़ा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल लेगा। अरे अगर आपको निकालना है, मान लीजिए आपको सिंपल किसी से अटैच किया गया है, उससे बहुत ज्यादा अटैच है, अट्रैक्शन है, तो आपको निकालना मुश्किल होगा ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत कम अट्रैक्शन है, तो आप थोड़ा एनर्जी दोगे, कितना एनर्जी, जितना इसमें अट्रैक्शन लगा उससे थोड़ा ज्यादा, तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आप बोलोगे जितना ही कम अट्रैक्शन होगा उतना ही इजी होगा इस इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना। और अल्टीमेटली पूरी बात उसी में चल रही है कि कोई मेटल इलेक्ट्रॉन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, लॉस कर रहा है, और कोई नॉन मेटल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऐसे अच्छे आयनिक बॉन्ड बनेंगे। तो हम आयनिक बॉन्ड का जो कंडीशंस है, हम बस इसी पे टिकी हुई है कि कैटायन का इजीली फॉर्मेशन, एनायन का इजीली फॉर्मेशन। कैटायन का इजीली फॉर्मेशन फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली, लो आयनाइजेशन एनर्जी। एनायन का इजीली फॉर्मेशन हमने सेकंड कंडीशन पढ़ ली, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन है, इनके बीच में EN डिफरेंस ज्यादा हो। EN डिफरेंस का मतलब जो डिस्टेंस है ना, एक्चुअली मेटल सबसे अच्छा इधर वाले, नॉन मेटल सबसे बढ़िया 17 वाला, इनके बीच में बॉन्डिंग सबसे बढ़िया आयनिक बॉन्डिंग बनेगी। उसके बाद में ये और ये के बीच में और थोड़ा कम, और ऐसे ऐसे जब आते जाएंगे तो डिक्रीज करते जाएगी, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर के बीच में डिक्रीज करता जाएगा। मैं बोलूं ये मेटल है, ये नॉन मेटल्स है, तो इनके बीच में EN डिफरेंस सबसे कम होगा, अब सॉरी EN डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इनका EN सबसे कम, इनका EN सबसे ज्यादा। EN सबसे ज्यादा इस ग्रुप का, इस ग्रुप में मैं बोलूं सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, ठीक है ना। तो टिल 17 ग्रुप आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। सबसे कम यहाँ पर जो आई मीन या बोलूं मैं मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होता है, सीजियम का। सीजियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। फ्रांसियम को क्यों नहीं होता सबसे ज्यादा, मैं आपको बता चुका हूं, फ्रांसियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, अमाउंट में पाया जाता है नेचर में, ठीक है। सीजियम का सबसे अच्छा मेटालिक मेटल होता है। फ्लोरीन इज बेस्ट नॉन मेटल, सबसे बढ़िया नॉन मेटल, मतलब उसका EN सबसे ज्यादा है 17 तक। एक बात आपको बता दूं मैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, बट कहां तक पता है, 17 ग्रुप तक, ठीक है। मैं नोबेल गैस एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, तो नोबेल गैस की बात नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज मैं बोलूं आपको पूरी टेबल में पूरे सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो पता है आप क्या बोलोगे, फ्लोरीन? बिल्कुल नहीं, फ्लोरीन की नहीं, पता किसकी होती है, नियॉन। आपका ये नियॉन रखा हुआ है ना, जो नियॉन की EN सबसे ज्यादा होती है 4.7 अकॉर्डिंग टू एलेंस स्केल। आप स्केल से पढ़ोगे, आपने पॉलिंग स्केल का नाम सुना होगा, पॉलिंग ने कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन की थी अलग अलग, ठीक है। और फ्लोरीन का बोला था टॉक्स 4 के आसपास, ठीक है, 4 बोला था, 3.9 प्लस बोला था पॉलिंग ने।
पॉलिंग स्केल अकॉर्डिंग फ्लोरीन का सबसे मैक्स होता है, बट पॉलिंग ने नियॉन की ईएन की बात ही नहीं की थी। पॉलिंग जो स्केल था उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नियॉन की बात नहीं की, बोला कि ये तो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, नियॉन की बात नहीं की थी। बट एक साइंटिस्ट बाद में और आए थे, उन्होंने स्केल अपना बनाया एलन करके, एलन ये नाम मैं लिख देता हूँ, एलन करके साइंटिस्ट थे। एलन ने सिंपल अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल बनाया, उसके अकॉर्डिंग सबका ईएन डिसाइड किया। तो वहाँ पे सबसे मैक्स जो ईएन आ रहा था पता है, नियॉन का आ रहा था 4.7, ठीक है ना, और जबकि इसका तो वही 4 के आसपास होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर बोलूँ मैं पूरी टेबल में किसका है तो नियॉन का, बट नियॉन की हम बात इसलिए नहीं करते, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसकी बात नहीं करते। तो आपका 17 ग्रुप तक बोलूँ मैं सबसे मैक्स, या आपके लिए बॉन्डिंग के पर्पज से मतलब की बात है तो बोलूँ मैं सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आप बोल सकते हो फ्लोरीन का, ठीक है। चलो, तो फ्लोरीन में ये सबसे ज्यादा है, इसका सबसे कम है। जो बेस्ट बॉन्ड बनेगा पता है, एनी बॉन्ड किसके बीच में बनेगा बोलो, सीजियम और फ्लोरीन के बीच में। सीजियम सबसे बढ़िया मेटल इसलिए है, नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना इजी होगा, और जितना कोई इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो अच्छी बात है, उतना इजीली कैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और जितना जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे उतना अच्छी बात है, एनायन का फॉर्मेशन उतना ही इजी होगा, ठीक है। तो ईएन डिफरेंस सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया बॉन्ड जो बनते हैं आयनिक बॉन्ड, वो पहले और 17 ग्रुप के बीच में बनते हैं, पहले ग्रुप के मेटल्स और 17 ग्रुप के बीच के नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे बोलूं, अगर आप बताओ यहाँ पे कि जैसे लिख रहा हूँ लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, ठीक है, और एक लास्ट वाला सीजियम फ्लोराइड। ये 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके पीछे बोलूंगा आप पांचों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर मतलब आयनिक बॉन्ड इजीली बने, अच्छा बने, जिसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो पता है क्या बोलोगे आप, यार देखो ईएन डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ईएन डिफरेंस मतलब वही अच्छा मेटल और अच्छा नॉन मेटल। तो यहाँ पे सिंपल से आप देखो, गौर से देखो, यहाँ पे नॉन मेटल तो आपका सेम है, फ्लोरीन वो उसका तो सेम है। अब मेटल्स में देख लो कौन सबसे अच्छा मेटल है, कौन है बोलो, ये क्या है, एक ही ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के लीना नीरव से फरियाद वाले, ठीक है। तो लीना नीरव से फरियाद नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है बोलो, इंक्रीज करता है। अगर इंक्रीज करेगा तो हम बोलेंगे ये, अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, नॉन मेटल सेम है, तो उनके बीच में डिफरेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो आयनिक जो कैरेक्टर होगा वो ऐसे इंक्रीज करेगा। सबसे मस्त वाला जो आयनिक बॉन्ड बनेगा कहाँ बनेगा, CSF, सीजियम फ्लोराइड के बीच में, ठीक है ना। तो ऐसे आपका ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको बोल देता हूं मैं, इसको लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन है KF, या सोडियम को ले लो, सोडियम को ले लीजिए, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड, ठीक है। ये 4 दिए हुए आयनिक कंपाउंड। आप बताओ सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा, सबसे बढ़िया आयनिक बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, ईएन डिफरेंस देख लो, ठीक है। मेटल आप इस बार मेटल सेम है आपका, इस बार क्या है, मेटल सेम है और नॉन मेटल चेंज हो रहे हैं। तो नॉन मेटल्स में आप बोलोगे जो नॉन मेटल सबसे बढ़िया वाला, या ईएन इसका ज्यादा, तो वही डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो ईएन सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आप बोलते हो नीचे आने में ईएन जो होता है क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ऐसे इसका आयनिक कैरेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। ये आप सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आपको यार थर्ड कंडीशन आ गई है, ईएन डिफरेंस जितना ज्यादा तो उतना ही बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनेगा, उतना इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 कंसेप्ट हो गए इसके आपके कंडीशंस के लिए। अब आपको देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट और बाकी है, आपको एक्चुअली 3 कंसेप्ट तो बाकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, इनको मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट और पढ़ लो, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना ही अल्टीमेटली, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हम लोग जब पढ़ेंगे आगे कि NaCl है या कोई आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व कैसे होता है, आप पढ़ोगे ना कि ये डिसॉल्व होता है पानी में, घुल जाता है, तो कैसे घुलता है उसके आप ये फंडे आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट जो एक्चुअली कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी होती है, हम बोलते हैं नेक्स्ट कंडीशन इज, फोर्थ कंडीशन इज हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है, हाई लैटिस एनर्जी। तो हाई लैटिस एनर्जी, तो हाई लो की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, आपसे बोलूं मैं लैटिस एनर्जी क्या होती है, आराम से समझना है इसको, बहुत सिंपल सा है। अब आप इस स्ट्रक्चर का हम हेल्प लेंगे,
ये बना हुआ है, तब से आप देख रहे हो इसको क्या बना हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है NaCl का। आप ये चैप्टर 11 में जाओगे, 11 12 में जाओगे तब पढ़ोगे सॉलिड स्टेट करके, कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड होते हैं। हम पढ़ेंगे सब प्रॉपर्टीज में, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं बोलो, सॉलिड होते हैं। उसमें होता क्या है कि उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है बोलो, सॉलिड होता है। और सॉलिड में प्रॉपर एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो एक वो एक्चुअली बहुत ही जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, लैटिस, ठीक है ना। एक बहुत ही 3D में जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, उनके आयंस होते हैं, वो उनके आयंस जो होते हैं ना, वो एक 3D में जायंट स्ट्रक्चर में सिंपल अरेंज होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कटायन कहीं भी रखा हुआ है, प्रॉपर अल्टरनेट क्रम में, आपके अल्टरनेट ऑर्डर में कोई कटायन देन एनायन, कटायन एनायन, कटायन एनायन ऐसे अरेंज होते हैं। जैसे आप इसको थोड़ा समझिए, आराम से बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ NaCl का। देखो ये जो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, NaCl का एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और क्यूबिक मतलब सिंपल, देखो ये आपको जो ब्लू वाले ये आपको एटम दिख रहे हैं वो किसके हैं बोलो, क्लोराइड आयंस के हैं। क्लोराइड आयंस हैं ब्लू वाले जो कॉर्नर में रखे हुए हैं। और आपके जो ये ब्लैक वाले छोटे थोड़ा स्मॉल होते हैं वो कौन है बोलो, आपका सोडियम आयन है, Na+, ठीक है ना। तो एक्चुअली NaCl का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये क्लोराइड आयन दे Na+, एनायन कटायन दे एनायन कटायन एनायन कटायन एनायन, ठीक है। और ऐसे देखो यहाँ पे एक क्यूब बना हुआ है और इसका प्रॉपर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लैटिस। 3D में बहुत ही जायंट कोई स्ट्रक्चर एक रेगुलर ऑर्डर में, ठीक है ना, रेगुलर स्पेस होता है, वहीं पे सभी कटायंस एनायंस अल्टरनेट क्रम में रखे होते हैं, उस 3D स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस, ठीक है ना। तो एक्चुअली जब ये आयंस, कौन से आयंस, मेटल से बनाया, इलेक्ट्रॉन लॉस के कटायन बनाया, किस फेज में, गैसियस फेज में। नॉन मेटल ने बनाया क्या, एनायन, गैसियस फेज में। जब दोनों मिलेंगे तो ऐसे ऑर्डर में अरेंज होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको बोलेंगे लैटिस, ठीक है ना। तो जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो बोलते हैं अब ये स्टेबल हुआ है, ठीक है ना। तो पता है जब ये, मैं बोल रहा हूँ पहले से, मान लो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, Na+ गैसियस में और Cl- गैसियस में, ये दोनों मिलेंगे बनाएंगे क्या बोलो, NaCl सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में बनता है, ठीक है ना। तो पता है ये अभी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अभी क्या है यहाँ पे, अनस्टेबल, और ये बन गया हमारा बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है अच्छे से, स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो जब मैं पहले बोल चुका हूँ स्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल की ओर आ रहा है, मतलब इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, यानी एनर्जी इसमें निकलेगी। एनर्जी डिक्रीज करना मतलब क्या, एनर्जी निकल गई। मान लो पहले 100 थी, 50 निकल गई, 50 बची, अभी और स्टेबल हो गया। और सब पूरा खेल यहाँ पे किसका हो रहा है, स्टेबिलिटी का हो रहा है। आराम से इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, जब कोई भी आयनिक कंपाउंड हमको बनाना है, ठीक है, आराम से मतलब मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस आप जानते हैं क्या होता है? लैटिस सिंपल एक 3D जायंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक रेगुलर ऑर्डर में सभी आयंस उस आयनिक कंपाउंड के अरेंज होते हैं, रेगुलर ऑर्डर में, अल्टरनेट क्रम में, ठीक है ना। और अगर रेगुलर ऑर्डर में होते हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को हम ये भी बोलते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। माइंड दिस टर्म, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पढ़े क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है आपको सिंपल पता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं कहीं भी कोई भी आयन से आपने रख दिया है, प्रॉपर एक रेगुलर ऑर्डर होता है। यानी कि मान लीजिए पहले Na+ आया तो देन Cl- फिर Na+ और प्रॉपर इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। उस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो लैटिस या इसको सिंपल बोलेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो लैटिस बन गया। तो लैटिस जब बनता है इन आयन से तो पता है इसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी निकलती है। अब मैं बोल रहा हूं एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी। आराम से डेफिनेशन सुनना, क्या होता है, जब किसी भी आयनिक कंपाउंड के एक मोल को 1 मोल समझ, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो मतलब 1 मोल, तो एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आयनिक सॉलिड, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी जो निकलेगी उसी को हम बोलेंगे क्या बोलो, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी आयनिक सॉलिड in the formation of क्या बोले, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस।
उस एनर्जी रिलीज को बोलते हैं उसका लैटिस एनर्जी। यानी सिंपल सी बात है, लैटिस फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकली उसको बोलेंगे क्या, लैटिस एनर्जी। जब लैटिस बनेगा फ्रॉम दीज आयंस, कौन से आयंस, गैसेस आयंस, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, बोलो, लैटिस एनर्जी। आपको बात क्लियर हो गई है, तो आप डेफिनेशन प्रॉपर इसका लिख सकते हो कि द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। ठीक है ना। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, या सिंपल सी बात है, जितना ही ज्यादा इसका लैटिस एनर्जी होगा, यानी कि दोनों आयंस बहुत ही रिएक्टिव हैं पास आने के लिए और बहुत एनर्जी निकलेगी उसमें, बहुत रिएक्टिव है। और बहुत रिएक्टिव मतलब क्या, बहुत जल्दी इजीली फॉर्मेशन होगा उस NaCl कंपाउंड का या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड का। ठीक है ना। तो जितना टेंडेंसी होगा दोनों का अट्रैक्ट करने का या सिंपल आयंस का बाद इस सॉलिड बनाने का, तो हम बोलेंगे उतना ही इजीली आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसको एक वे में और समझो अच्छे से, जैसा मैं बोल रहा हूं आपसे कि जब इनके गैसेस आयंस मिलेंगे तो बनेगा 1 मोल NaCl। ठीक है। तो इसमें एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। अच्छा, इसको मैं लैटिस एनर्जी को रिवर्स एक और डिफरेंशियल बता सकता हूं सिंपल, कैसे कि जब मान लो 1 मोल NaCl कंपाउंड बन गया, तो NaCl कंपाउंड को मान लो आपको ब्रेक करना है, ये लैटिस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको ब्रेक करना है। अभी क्या बहुत स्टेबल अरेंजमेंट है, बहुत ही बढ़िया 3D में स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। आपको इसको ब्रेक करना है आयंस में। कौन कौन से आयंस में, बोलो, इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं Na+ गैस और Cl- गैस। अब इसको ब्रेक करना होगा तो क्या बताओ, क्या इसको ब्रेक करने में अपने आप ब्रेक हो जाएगा? अरे इतना स्टेबल स्ट्रक्चर बना, अपने आप ब्रेक नहीं होने वाला ना। तो पता है, जब हम किसी भी 1 मोल आयनिक सॉलिड को ब्रेक करते हैं इनटू इट्स गैसेस आयंस, तो जो एनर्जी हमको देना पड़ता है उस गिवन एनर्जी को, रिक्वायर्ड एनर्जी को ही बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है। डेफिनेशन दोनों ही है, एक ही बात बोलना चाहते हैं हम लोग। ठीक है ना। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा फ्रॉम इट्स गैसेस आयंस, जो एनर्जी रिलीज्ड है उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। एंड जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करेंगे इनटू इट्स गैसेस आयंस, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। दोनों ही सेम बात है। ठीक है ना। दोनों का अमाउंट सेम होगा। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं कि NaCl जब बनता है तो पता है यहाँ पे ऐसे अगर बनेगा प्रोसेस में, तो यहाँ पे आपका 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। 788 यानी कि 1 मोल जब NaCl बनता है फ्रॉम 1 मोल Na+ एंड 1 मोल Cl-, तो 788 किलो जूल की एनर्जी निकलती है। इसका रिवर्स क्या बोलोगे आप कि जब 1 मोल NaCl है उसको 788 किलो जूल एनर्जी दे दो तो ब्रेक हो जाएगा किसमें 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- में। दोनों की बात सेम है। ये लैटिस स्ट्रक्चर बन गया इतना बढ़िया सा 3D सा, इसको ब्रेक करना है Na+ और Cl- को आयंस में ब्रेक करना है, हटाना है आयंस को। तो आपको पता है 788 किलो जूल की एनर्जी देनी होगी 1 मोल के लिए। अच्छी खासी एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है। लैटिस बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे, आप इसको जस्ट समझो कि ये बिल्डिंग है कोई, और इस बिल्डिंग में सिंपल ये आपके जो आयंस है दीज आर लाइक ब्रिक्स, ये ब्रिक्स हैं आपके, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले बोल चुका हूं आयनिक बॉन्डिंग कोई ऐसा बॉन्ड नहीं होता है, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीस टू अपोजिट आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है ना। तो कैटायन एंड आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको आप जस्ट इमेजिन कीजिए सीमेंट है, तो सीमेंट के बीच में हो गया अट्रैक्शन और ये ब्रिक्स लगे हुए हैं और पूरी बिल्डिंग बन गई है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, और अगर ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है उसको ब्रेक करना आसान नहीं है, इसमें आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और जितना 1 मोल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा उसी एनर्जी को बोलते हैं क्या, बोलो, लैटिस एनर्जी। बहुत सिंपल सा आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज लैटिस एनर्जी। तो आप बताओ, अच्छा जितना किसी आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम है वो ब्रेक ही नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी मान लीजिए किसी आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या, उसको ब्रेक करने में, गैसेस आयंस में ब्रेक करने में बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब वो जो सिस्टम था वो लैटिस थी बहुत स्टेबल बनी हुई है, तो मतलब बोलेंगे वो आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन था। ठीक है ना। तो वही बात बोल रहा हूं मैं कि लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा, हाई लैटिस एनर्जी, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना इजी और आयनिक कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है ना। तो ये बात आपकी लैटिस की थी यार। ठीक है। तो आपको सिंपल लैटिस एनर्जी क्या होती है डेफिनेशन आप बता दोगे दोनों टर्म्स में कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में इनटू इट्स गैसेस आयंस जो एनर्जी रिक्वायर्ड उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, या एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसेस आयंस। ठीक है। आप सिंपल अगर लैटिस एनर्जी की कभी आपको क्वेश्चन लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे ना, उसके गैसेस आयंस से बनेगा 1 मोल, 1 मोल के लिए हम लोग लिखेंगे। ठीक है। पहले बोल चुका हूं आईयूपीएसी जो होता है
इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो होता है, तो आईपीसी ने पर मोल सभी एनर्जी को डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, पर मोल, ठीक है। तो एक मोल जब कोई आयनिक कंपाउंड बनेगा फ्रॉम दीस गैसेस आयंस, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, या एक मोल आयनिक कंपाउंड को हम जो एनर्जी देते हैं इसको ब्रेक करने में, किसको, उसके आयंस में ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। यार आपको लैटिस एनर्जी फंडा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजें बहुत ध्यान काम करने वाली है नेक्स्ट में, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है और आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो यार ये कंडीशंस हो गई आपकी, 4 कंडीशंस आपको याद रखना है। फर्स्ट बोलो क्या है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि कटायन का इजीली फॉर्मेशन, और जितना इजीली फॉर्मेशन उतना ही आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा, इजीली बनेगा, ठीक है। सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नॉन मेटल के लिए बहुत इजी होगा और बहुत एनर्जी निकलेगी उसमें, ठीक है। और जितना इजीली होगा उतना हम बोलेंगे एनायन का फॉर्मेशन उतना ही इजी होगा, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजी होगा, आयनिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होगा। थर्ड चीज है आपका ईएन डिफरेंस हाई होना चाहिए, दोनों के बीच में ईएन डिफरेंस यानी दूरियां जो है मेटल नॉन मेटल के बीच में इन पीरियोडिक टेबल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जितना दूर होगा मतलब उनका जो डिफरेंस है ज्यादा रहेगा, ठीक है, ईएन का। ओके, लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट जो लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? आप बोलोगे एक मोल आयनिक कंपाउंड को बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम इट्स गैसेस आयंस, उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। या एक मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में इनटू इट्स गैसेस आयंस जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये क्लियर हो गया। तो हाई लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब वो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, बहुत एनर्जी देना पड़ रहा है तब टूट रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 कंडीशन हो गई हैं, दैट्स फिनिश।